इफेक्टिविटी एफिशिएंसी कवर कर लिया था, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कवर कर लिया था। हमने ये बता दिया था कि भाई टॉप लेवल का कॉम्पोजिशन क्या है, फंक्शंस क्या, मिडिल लेवल के कॉम्पोजिशन क्या, फंक्शंस क्या, लोअर लेवल का कॉम्पोजिशन क्या, फंक्शंस क्या। लोअर लेवल एक्चुअली ऑपरेशनल लेवल होता है। इतनी बातें सबको क्लियर थी। फिर ये हमने पढ़ा था कि भाई मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस, और मैनेजमेंट इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रोफेशन। तो प्रोफेशन तो एकदम अलग कंटेंट है, सिर्फ आर्ट और साइंस में ही कंफ्यूजन था। और हमने पढ़ा यह था कि भाई किसी भी चीज को आर्ट बोलने के लिए 3 कैरेक्टरिस्टिक्स का होना जरूरी है। वो कौन कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? कौन कौन सी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहली, यू शुड हैव पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ स्किल। तो कुकिंग इज एन आर्ट, एवरीबडी मस्ट बी अग्रीइंग विद दिस। टीचिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, झूठ बोलना भी एक अपने में बहुत बड़ी कला है, और बच्चे आजकल के इसमें बहुत ही ज्यादा कलाकार हैं। समझ में आ गई बात? और तीसरी चीज क्या था? प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। जितना ज्यादा सोनू निगम साहब गाना गाएंगे, उनकी गाने में निखार, ग्रूमिंग उतनी ज्यादा होगी। खोपड़े में बात गई? लता मंगेशकर जी जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगी सुर लय ताल की, उतना ज्यादा उनका गाने का एक्सपीरियंस होगा। एक टीचर जितना ज्यादा पढ़ाएगा, एग्जाम्पल देने का सेंस, चीजों को समझाने का सेंस बच्चों के लिए उतना ज्यादा ग्रूम करेगा। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, कि हर वो चीज जिसमें आप अपनी स्किल का एप्लीकेशन शो करते हैं, हर वो चीज जिसमें आप सो कॉल्ड प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से और ग्रूम करते हैं, इट इज नोन एज व्हाट, आर्ट। अब किसी को पता ही नहीं कि सारे गामा पाधानी सा क्या होता है, राग और ताल का ज्ञान ही नहीं है उसको बच्चों, क्या वो एक अच्छा सिंगर बन सकता है? सिलेबस ही नहीं आता, बकवास तो कितनी भी भौंकने को बोल दीजिए, क्या वो इंसान टीचर बन सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। कलर कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है कैसे क्या चलना है, शेडिंग स्केचिंग आती नहीं है, क्या वो एक अच्छा स्केच बनाने वाला या आर्टिस्ट बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। तो अगर हम लोग शाहरुख खान जी की बात कर लें, भाई थोड़ी बहुत एक्टिंग नौटंकी आती थी, एनएसडी ज्वाइन कर लिया तो थियोरेटिकल नॉलेज भी आ गई उनके अंदर। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? एंड देयर आफ्टर जैसे जैसे वो अपनी प्रैक्टिस क्रिएटिविटी बढ़ाते जाएंगे, उनकी एक्टिंग स्किल्स और अच्छी हो जाएंगी। तो आई होप सो तीनों पॉइंट सबके पास थे, ये तीनों पॉइंट सबके पास थे। अगर किसी की कॉपी में नहीं है तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। सो एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल वाला पॉइंट, शाहरुख खान जी की फोटो तो पहचान रहे होंगे ना, स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी अच्छी मूवी बनाते थे, उसके बाद एक इन्होंने मूवी बनाई जीरो। मेरे को कोई खफा नहीं थी इस मूवी से, बट जीरो की जगह इसका नाम क्या होना चाहिए था? 000, पिछली क्लास में बताया भी था। और ये हैं हमारे आमिर खान जी। अब शाहरुख खान जी और आमिर खान जी में क्या फर्क है? एक चीज तो सेम है भाई, दोनों कला जानते हैं, दोनों अपनी अपनी स्किल का एप्लीकेशन करते हैं, बट पैसा कमाने में ज्यादा इंटरेस्ट शाहरुख खान जी का लगता है मेरे को तो, और आमिर खान जी का ज्यादा इंटरेस्ट पैसा कमाने में नहीं है। किस चीज में है? परफेक्शन में है। वो 2-3 साल में एक मूवी बनाते हैं, एंड दैट जनरली हैपेंस टू बी प्रूव्ड एज अ सुपर हिट। एक वो मूवी आई थी ना, छोटा सा बच्चा ईशान था, तारे जमीन पर, चांद आसमान पे, फूल पहाड़ पे, गॉट इट क्लियर? फिर दंगल एक मूवी बनाई इन्होंने, गॉट इट क्लियर? और अभी एक मूवी इनकी वो भी आई थी, अरे जिसमें 3 लोग इंजीनियरिंग करने जाते हैं, 3 इडियट्स बेसिकली। पहले इसका नाम 4 इडियट्स था, बट मैं जा नहीं पाया क्योंकि क्लास में बिजी था, नहीं तो ये मूवी 4 इडियट्स होती। अभी ये आमिर खान जी एक मूवी बनाने वाले हैं, 1 जीनियस। तो उन्होंने मेरे से बोला कि सर आप रोल प्ले करेंगे? मैंने कहा नहीं, मेरे पास तो टाइम है, मैं नहीं, मैं किसी स्टूडेंट को भेज दूंगा जो खाली हो। तो जो भी खाली हो, जो क्लासेस में एब्सेंट हो रहा हो, उसको भेज दिया जाएगा। तो भाई दोनों के अंदर अपनी अपनी स्टाइल है काम करने की, दोनों बॉलीवुड की फेमस हस्तियां हैं। तो अल्टीमेटली दोनों का काम करने का तरीका फर्क है, बट दोनों अपनी अपनी स्टाइल से काम करते हैं। तो हर टीचर आपको सिलेबस बिजनेस स्टडीज का पढ़ा देगा, वही पढ़ाएगा जो किताब में लिखा है, बट सबका पढ़ाने का तरीका और नजरिया डिफरेंट होगा। तो आपको शायद ये फोटो इन दोनों की किसी बुक या मैगजीन में, बिजनेस स्टडीज की किसी बुक में नजर नहीं आई होगी, बट मेरे पीपीटी में ये है। क्यों? बिकॉज दिस इज माय वे ऑफ टीचिंग द थिंग्स, कि कैसे आप एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल की बात करते हैं। दोनों एक ही इंडस्ट्री को बिलोंग करते हैं, दोनों एक ही तरीके का काम करते हैं, बट अल्टीमेटली काम करने का तरीका अलग अलग होता है। प्रैक्टिकल नॉलेज, कितना भी अच्छा बोलने वाला हो, ओरेटर हो, सिलेबस नहीं आता क्लास का, कैन ही और शी प्रूव्स टू बी अ गुड टीचर? नॉट एट ऑल। कितना भी आप सो कॉल्ड चलने में तेज हो, बट अगर आपको भरतनाट्यम या आपने डांसिंग स्किल सीखी ही नहीं है, क्या आप डांस कर पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। कितना भी अच्छा शेफ हो, अगर उसे न्यूट्रिशन और डाइट के बारे में पता ही नहीं, क्या वो एक अच्छा फूड स्टाइल कुक कर पाएगा? बिल्कुल भी नहीं कुक कर पाएगा।
तो इट इज वेरी नेसेसरी दैट पर्सन शुड बी हैविंग थ्योरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। कितनी भी तेज आपकी मैथ्स हो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, अनटिल अनलेस बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट जो कल को कैट का एग्जाम क्वालिफाई करने जाएगा वो ये ना समझ पाए कि एग्जाम में पेपर पैटर्न रहता क्या है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? एंड एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। तो लिटरेचर ऑन डांस म्यूजिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड एंड कैन बी लर्न, बट अगेन इसके लिए आपको किसी स्कूल को, किसी सिस्टम को, फॉर्मल इनफॉर्मल कैसा भी ज्वाइन करने कहीं ना कहीं कुछ सीखना पड़ेगा। आपको बहुत अच्छा लगता है खाना बनाना, हो सकता है गॉड गिफ्टेड हो, बट देन टू एक रेस्टोरेंट में रेसिपी बनाकर बेचना क्या एक इनफॉर्मल कुक को शोभा देता है? क्या इनफॉर्मल कुक प्रॉफिटेबल वे में उसको बेच पाएगा? बिल्कुल भी नहीं बेच पाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड और नॉट। पक्का? तो 2 पॉइंट्स तो आपने कॉपी कर लिए होंगे शायद, ये तीसरा कॉपी कर लीजिए, तीसरा कॉपी कर लीजिए। तो गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है सुन के आप 1-2 सॉन्ग्स गा पाए मोहम्मद रफी और तलत अजीज जी की आवाज से भी ज्यादा अच्छा, बट आप हमेशा एक अच्छे सिंगर हो इसके लिए आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अपडेट क्विकली। तो भाई ये बातें समझ में आ गई सबको? अगला पॉइंट है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। आई रिमेंबर माई डेज एट द वेरी बिगिनिंग, हफ्ते में जो भी मैं सब्जेक्ट पढ़ाया करता था, क्लास यूज्ड टू रन ऑल 7 days अ वीक, और कोर्स नवंबर एंड दिसंबर फर्स्ट वीक में ही 12th का खत्म हो जाता था। उसके बाद 3 दिन भी पढ़ाना स्टार्ट किया और तब भी कोर्स नवंबर दिसंबर में खत्म हो जाता था। ऐसा कैसे? क्या हम कम पढ़ाने लग गए? क्या आधा पढ़ाने लग गए? एब्सोल्युटली नॉट। कम बोलने लग गए? नो। क्या हुआ? तरीका बदल गया। क्या तरीका बदल गया? आधा पढ़ाने लग गए? एब्सोल्युटली नॉट। पहले एक एक लाइन, एक एक टेक्स्ट पे फोकस करना पड़ता था, चाहे रेलेवेंट हो चाहे इररेलेवेंट हो, बट व्हेन अ पर्सन इज यूज्ड टू इट। तो स्टार्टिंग में मम्मी ने पहले दिन जब खाना बनाया होगा तो अलग से सारा वेजिटेबल चॉप करके रखा, अब तो सीधे कढ़ाई जल रही है और ऊपर ही टमाटर रखा और चाकू से काटना स्टार्ट कर दिया, और आप ये काम करेंगे तो आपके हाथ ही जल जाएंगे बेसिकली। तो अब इंसान थोड़ा सा स्पीडी सिंह हो गया। कैसे स्पीडी सिंह हो गया? बाय प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। वो एक कहावत सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स द मैन। एकदम बकवास कहावत है ये, टोटल बकवास है। आप गलत चीज की प्रैक्टिस 100 बार करिए, आप सही हो जाएंगे क्या? गलत चीज जो है वो गलत ही होगी। प्रैक्टिस व्हेन डन इन द राइट डायरेक्शन एंड इन द राइट वे विल मेक यू परफेक्ट। हाँ, गलत चीज करने में परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लोग क्या समझते हैं, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, कि गलत चीज की आप 100 बार प्रैक्टिस करिए आप सही हो जाएंगे। आप सही नहीं होंगे, आप उसी गलत चीज में और परफेक्ट हो जाएंगे। तो हुसैन बोल्ट साहब का रिकॉर्ड क्या है भाई 100 मीटर दौड़ने में? शायद 2-4-5 सेकेंड, 9.8। अच्छा चलिए ठीक है, मैं सोचा था 4-5 सेकंड होगा। अब 9.8 वो दौड़ रहे हैं ऐसे ही दौड़ रहे हैं। एक दिन हो सकता है 8.9 में भी दौड़ जाए, बट क्या डे 1 उन्होंने 9.8 सेकंड में रेस कवर की? हो सकता है पहले शायद 5 मिनट में दौड़े हो 100 मीटर, एकदम छोटे बच्चे रेंग रेंग के। हो सकता है उसके बाद 1-1.5 मिनट लगा उनको, या हो सकता है 25-30 सेकंड लगे हो, बट प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी से उनका टाइम पीरियड कम हो गया। अगर आप आंसर लिखना पहले से जानते ही नहीं, आपने कंटेंट को बार बार पढ़ा ही नहीं है, तो एग्जाम में आपका पेपर छूट जाएगा। बट बार बार जब आप उस चीज पे टेस्ट देंगे तो अकॉर्डिंगली आप उस चीज को सस्टेन कर लेंगे अपने ब्रेन में, बॉडी में, और आपकी स्पीड बहुत फास्ट हो जाएगी। बात समझ में आई या उड़ गई सिर के ऊपर से? समझ गए सब लोग? सो एवरी आर्टिस्ट हैज एन कंपोनेंट ऑफ क्रिएटिविटी व्हिच रिक्वायर्स इंटेलिजेंस। मैं इसका एक धमाकेदार एग्जांपल देता हूं आपको। सलमान खान जी की एक मूवी रिलीज हुई है भाईजान करके, जिसका टॉपिक है, और उसमें लिखा है कि प्रोड्यूस्ड बाय सलमान खान। अब ये उनका इंटेलिजेंस रिफ्लेक्ट कर रहा है। नहीं, सलमान खान भी होगा मान लीजिए। तो अब उन्हीं की फैमिली के लोग ही प्रोड्यूसर हैं। क्यों वो खुद ही प्रोड्यूसर बन गए? एक्चुअली मूवी का प्रोड्यूसर होता कौन है आपको पता है? मूवी का प्रोड्यूसर होता कौन है? जो मूवी में पैसा लगाता है, फाइनेंसर बेसिकली। कि हम भाई 1000 करोड़ खर्चा है, पैसा कहां से आएगा? तो पहले आप बनाएंगे, मूवी शूट होगी, रील पे रिकॉर्ड होगी, अपलोड होगी सर्वर पे, तब मूवी थिएटर्स डाउनलोड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स जो अलग अलग थिएटर वालों से जाके बात करते हैं, एग्जिबिटर्स लाइक पीवीआर सिनेमास, आइनॉक्स, ये अपने आप मूवी डाउनलोड करेंगे और पर डाउनलोड का आपको पैसा देंगे। यस और नो? तो अल्टीमेटली अब सलमान खान जी की परिवार ने क्या सोचा, भाई एक्टिंग हमारा लड़का कर रहा है, म्यूजिक कंपोज हम खुद कर रहे हैं, स्क्रिप्ट जो कहानी है उनके पिताजी ने लिखी हुई है, तो पैसा प्रोड्यूसर कोई दूसरा क्यों कमाएगा, हम खुद ना कमाएं। तो पहले सलमान खान जी को इतनी अकल क्यों नहीं आई? क्योंकि परिवार में इतने पैसे थे ही नहीं। अब जब 2-4-10-20 मूवीज में काम कर लिया,
हजारों करोड़ रुपए रॉयल्टी फीस ले ली, तो ढेर सारी कैपिटल इकट्ठा हो गई। अब प्रोडक्शन का काम उन्होंने खुद स्टार्ट कर दिया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो एक नौकर होता है, पहले दुकान पे काम करना सीखता है, पैसे वैसे कमा लेता है, फिर वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर देता है। लॉजिक समझ में आया? तो वही प्रोड्यूसर बन जाते हैं। तो व्हाट इज दिस? दिस रिफ्लेक्ट्स इंटेलिजेंस। रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का नाम सुना होगा। 90s में जब शाहरुख खान जी आए तो सबसे पहला एक टीवी शो था, सर्कस एक था और एक वो फौजी था। तो फौजी और सर्कस थे, उन्होंने अपना टीवी सीरियल में स्टार्ट किया आर्टिस्ट का कैरेक्टर। धीरे धीरे बॉलीवुड में घुस आए, मूवी वगैरह में हाथ पैर मारे और काम बढ़िया मिलने लग गया। और सोचा कि जब मूवी में मेरी वजह से काम मिल रहा है और भी लोगों को, मेरी वजह से मूवी हिट हो रही है, तो पैसा कोई दूसरा क्यों कमाए। तो उन्होंने रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम की एक कंपनी खोल दी, अपनी वाइफ को बना दिया वहां का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो एवरी मूवी जिसमें शाहरुख खान जी काम करते हैं, तो स्क्रिप्ट वाला उनके पास स्क्रिप्ट लेके आता है, डायरेक्टर वाला जो डायरेक्शन करेगा वो डायरेक्टर बन गया, कैमरामैन भी अरेंज हो जाते हैं, और प्रोडक्शन का काम रेड चिली एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड खुद कर देता है। तो रेड चिली वाले क्या लाल मिर्ची खाते हैं बस? नो। तो मूवी मान लीजिए 15,000 करोड़ में बिकी, 5,000 करोड़ का खर्चा, पूरा 10,000 करोड़ उनको मिल गया। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो दिस रिक्वायर्स व्हाट? इंटेलिजेंस एज वेल एज इमेजिनेशन। वो दिन दूर नहीं जिस दिन कौन बनेगा करोड़पति में प्रोडक्शन का काम अमिताभ बच्चन जी खुद करेंगे, बट वो कभी ये काम नहीं करेंगे क्योंकि उनके पंडित जी ने बोला हुआ है, तुम्हें एक झटका लग चुका है जब तुमने अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड नाम की कंपनी खोली थी, म्यूजिक कंपनी, और तुम चला नहीं पाए। तुम्हारे जीवन में एक्टिंग और नौकरी ही लिखी है, बिजनेस तुम्हें फलेगा कभी नहीं। खैर फालतू की बकवास है सब, मैं सिर्फ प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी की बात कर रहा हूं। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? कंफर्म? सो इट रिक्वायर्स इंटेलिजेंस, इमेजिनेशन एंड कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। बहुत अच्छा है आपका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, बहुत बढ़िया आपने मैथ सॉल्व किया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत बढ़िया है, प्रैक्टिस छोड़ दीजिए, होगा आपका आईटी जेईई में सिलेक्शन। बहुत बढ़िया कॉमर्स के स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया आपने पढ़ लिया, रट लिया, सब कुछ हो गया, बट आपने क्वेश्चंस की कांस्टेंट प्रैक्टिस ही नहीं की कि उतने टाइम में सॉल्व हो जाए। क्या आपका सीए फाउंडेशन क्वालिफाई होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो इंटेलिजेंस के साथ साथ, इमेजिनेशन के साथ साथ, यू शुड बी वेरी 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 पंक्चुअल एंड यू शुड शो कांस्टेंट प्रैक्टिस एज वेल। अगर आप कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कभी भी 9.8 सेकेंड्स में 100 मीटर की रेस नहीं दौड़ पाएंगे। बात समझ में आ रही है लोगों को? तो कॉपी दिस कॉम्पोजिशन प्लीज। तो सोनू निगम जी अपनी आवाज में तो गाते ही गाते हैं, और सो कॉल्ड दूसरों की आवाज में भी गाना गाना इन्हें आता है। मेरी आवाज में नहीं गा सकते वो, गारंटी करता हूं, क्योंकि इतना फटाबाज है मेरा गला, पढ़ा पढ़ा के ये मेरी आवाज में गा ही नहीं सकते। तो धरती पे इकलौता ऐसा मैं इंसान हूं जिनकी आवाज में सोनू निगम जी गाना नहीं गा सकते। आप पूछिएगा इनसे अगर कभी मिले तो, सौरभ सर की आवाज में गाना गा लोगे? हाथ जोड़ लेगा प्रभु, उनको नहीं कॉम्पीट कर पाएंगे, मैं भी इनकी आवाज में नहीं गा पाऊंगा। चलते हैं आगे। तो पीपल अंडरस्टूड दिस? तो क्या पहले दिन सोनू निगम जी इतने फेमस थे जितने आज हैं? एब्सोल्युटली नॉट। तो प्लीज इनको लिख लीजिए। सो अब आपको फिर से गहन विच्छेदन करना है। सर क्या कंच दाना है? क्रिटिकल एनालिसिस। आर्ट किसी भी चीज को साबित करने के लिए उसके अंदर 3 कॉम्पोजिशंस का होना बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट के अंदर अगर वो 3 चीजें आ गई बच्चों, तो मैनेजमेंट भी क्या बन जाएगा? आर्ट बन जाएगा। तो लेट्स सी वेदर मैनेजमेंट इज एन आर्ट और नॉट। रेडी एवरीबॉडी? तो भाई आर्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल। तो अपनी कॉपी में प्लीज हेडिंग लिखिए, टेस्ट टू अंडरस्टैंड whether management is an art or not. Put the heading in your copies. Test to understand whether management is an art or not. सबने लिख लिया? Point number 1. Test to understand whether management is an art or not. Written everybody? Point number 1. Application of personal skill. ये पहला पॉइंट है, तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल अगर मैनेजमेंट में आता है तो 1/3 मैनेजमेंट आर्ट साबित हो जाएगा, और अगर नहीं आता तो मैनेजमेंट आर्ट नहीं होगा। प्लीज आंसर माय सिंपल क्वेश्चंस। गौतम अडानी जी के पास जो बिजनेस स्किल है, क्या वैसी सेम बिजनेस स्किल और किसी के पास होगी? अंबानी के पास, टाटा के पास जो स्किल है, आनंद महिंद्रा जी के पास जो स्किल है, क्या आप सबके पास है?
नो, और ये ईयर आफ्टर ईयर अपनी स्किल को और हार्नेस भी करते रहते हैं। तो इट सेज टू मैनेजर्स यूज थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट इन टू डिफरेंट वेज। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अभी हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में चल रहे हैं, और यहां पे एक पॉइंट मैं लिखने जा रहा हूं, फेयर रेम्यूनरेशन। अब फेयर रेम्यूनरेशन का दो मतलब होता है। पहला मीनिंग, जो एम्प्लॉय एक पर्टिकुलर डेट को आपकी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, उसको जो सैलरी मिल रही है, अगर दूसरा वाला 1 साल बाद ज्वाइन करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी थोड़ी कम होगी, पहले वाले की ज्यादा होगी, उसका इंक्रीमेंट वगैरह भी मिलेगा, एनुअल इंसेंटिव सब मिलेगा। बट अगर दूसरा एम्प्लॉय पहले वाले से 4 गुना एफिशिएंट है और आप उसे कम सैलरी दे रहे हैं, द न्यू वन इज 4 टाइम्स एफिशिएंट देन द ओल्ड वन, तो क्या आप न्यू वाले को जरा भी प्रमोशन नहीं देंगे? क्या ये बोलेंगे वो पुराना है इसलिए उसको प्रमोशन पहले मिलेगा? बिल्कुल नहीं, नए वाले को भी आप ड्यू प्रमोशन देंगे। और एक मैनेजर है वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, प्रमोशन तो पुराने को ही मिलेगा चाहे नया वाला कितना भी ज्यादा एफिशिएंट हो। तो एक यहाँ पे सीनियरिटी को प्रेफरेंस दे रहा है और एक यहाँ पे एफिशिएंसी को प्रेफरेंस दे रहा है। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है। आपकी मम्मी की शादी हुई मान लीजिए 15-20 साल पहले, और दादी माँ को बहुत भरोसा था, घर की चाबियां उन्हीं के पास थी, सारे डिसीजन मम्मी लिया करती थी वगैरह वगैरह वगैरह। इतनी बात समझ में आ गई? अब चाची जी की शादी हो गई 4 साल पहले मान लीजिए, अब दादी माँ ने मम्मी से बोला भाई बड़ी बहू तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं, तो घर की चाबियां, तिजोरी की चाबियां छोटी बहू को दे दो। और आपकी मम्मी एकदम गुस्सा आ गई कि हमारे ऊपर माता जी को भरोसा नहीं है। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने सिर्फ बर्डन को कम किया। तो ये अपनी अपनी सोच है, कोई सोच रहा है कि विश्वास नहीं है और कोई सोच रहा है कि बर्डन कम किया। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हर मैनेजर फेयर रेम्यूनरेशन को इस तरह से ले सकता है कि भाई एवरी एम्प्लॉय शुड गेट सेम अमाउंट ऑफ इंसेंटिव, चाहे पुराना हो चाहे नया। बट ये गलत है साइंटिफिक मैनेजमेंट के हिसाब से। जो एम्प्लॉय ज्यादा एफिशिएंट है उनका रेम्यूनरेशन ज्यादा होना चाहिए, और जो कम एफिशिएंट है बच्चों उसका रेम्यूनरेशन कम होना चाहिए। और आप सबको एक जैसा इंसेंटिव दे रहे हैं, क्या ये कहीं से भी जस्टिफाइड है? बिल्कुल नहीं। तो ये उन ऑर्गेनाइजेशंस में उन एम्प्लॉइज के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, वेयर ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉइज बेचारा पूरी मेहनत से काम कर रहा है, सबसे अच्छा काम कर रहा है, उसको भी वही इंसेंटिव और कामचोर को भी वही इंसेंटिव। क्या वो टिकेगा ज्यादा दिन यहाँ पे? एब्सोल्युटली नॉट। तो यहाँ पे मैनेजर को अकल लगानी चाहिए। जो ज्यादा पुराना है उसको प्रमोशन दे दो, इंसेंटिव पैसे में थोड़ा कम कर दो। जो नया है, हार्ड वर्किंग है, ज्यादा स्किल्ड है, उसको पैसा ज्यादा दे दो, क्योंकि उसको यंग एज में पैसे की जरूरत ज्यादा है, प्रमोशन की उतनी चाहत नहीं होगी। तो बूढ़े आदमी को बना देते हैं हम सो कॉल्ड कैबिनेट मिनिस्टर, और यंग पर्सन को जो फील्ड में दौड़ दौड़ के काम कर पाए उसको बना देते हैं वर्किंग मिनिस्टर बेसिकली। तब हमारा जो सिस्टम ऑफ पॉलिटिक्स है उसमें कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। वो मूवी देखिए एक दिन का प्रधानमंत्री, नायक मूवी, बेसिकली मूवी का नाम नायक था। सलमान खान तो थे नहीं उसमें। क्या बनाया गया था अनिल कपूर जी को? प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। वेरी गुड। चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, और बहुत बढ़िया तड़क भड़क काम कर रहा था, लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। बट बाकी पार्टी के मिनिस्टर बुढ़े घूसट हो चुके थे, तो उनके अंदर उतनी एनर्जी एफिशिएंसी थी ही नहीं। व्हाट इट क्लियर? तो आज का हमारा पॉलिटिकल सिस्टम भी अब बदल रहा है। उस मूवी को देख के काफी बदलाव आया, मैं देखता हूँ। तो भाई जो यंग जनरेशन है वो फील्ड का काम देख ले, जो ओल्ड जनरेशन है वो ऑफिस का काम देख ले। सुनाई पड़ रही है बातें? समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे वही चीज है कि भाई दो मैनेजर अपनी स्किल्स को अलग अलग तरीके से अप्लाई करेंगे, बट दोनों लोग कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनका एफिशिएंट एम्प्लॉय भी काम छोड़ के भागे और सीनियर एम्प्लॉय भी काम छोड़ के भागे। सीनियर एम्प्लॉय अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा और जो एफिशिएंट होगा वो अपनी स्किल शेयर करेगा। तो क्या 50-55 साल वालों को ऑफिस से बाहर निकाल देना चाहिए लात मार के? नो, उनका एक्सपीरियंस काम आता है। जो यंग जनरेशन है क्या सिर्फ उन्हीं को भर्ती किया जाए? नो। तो एफिशिएंसी यंग जनरेशन के अंदर होगी और एक्सपीरियंस ओल्ड के अंदर होगा। तो दादा दादी जी आपको घर में संस्कार सिखाएंगे, पापा मम्मी जी डिसिप्लिन सिखाएंगे। नहीं समझ में आया? दादा दादी कभी चप्पल नहीं मारेंगे, गलती को आपको प्यार से सुधरवाने को बोलेंगे। हो सकता है आपके अंदर सुधार ना आए, पापा भी ठोक ठोक के ठीक कर देंगे। अंडरस्टैंडिंग और नॉट अंडरस्टैंडिंग कंफर्म? तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि अलग अलग मैनेजमेंट के लोग अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंसेस यूज करते हैं, और जो मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स होते हैं उन सबको ये प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं। आई रिपीट, उन सबको। बट सब लोग उसको अलग तरीके से इस्तेमाल करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेस्ट आउटकम लाने के लिए।
तो एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल A.R. रहमान साहब भी करते हैं, अनु मलिक जी भी करते हैं, सोनू निगम जी भी करते हैं, अनुराधा पौडवाल जी भी करती हैं, कविता कृष्णमूर्ति जी भी करती हैं, आशा भोसले जी भी करती हैं, लता जी तो चली गई ऊपर, एंड मुकेश अंबानी भी करते हैं, गौतम अडानी भी करते हैं, सब करते हैं। तो मैनेजर भी अपनी स्किल अप्लाई करता है एज वेल एज आर्टिस्ट भी अपनी स्किल अप्लाई करता है। लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही है? लोगों को बातें समझ में आ रही हैं? तो इस लॉजिक को अगर हम देखें एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, तो मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल का एप्लीकेशन है या नहीं है? है। अगर कोई ऑफिस इंचार्ज है और उसको बोला जाए कि तुम्हें 50 लोगों को मैनेज करना है और 50 में से 2 लोग जबरदस्ती लेट आते हैं जानबूझ के क्योंकि सो के नहीं उठते, कुछ लोग कभी कभी लेट हो जाते हैं, क्या सबकी एक दिन की सैलरी काट ली जाए? क्या ये सही बात है? जो जानबूझ के लेट आता है उसके ऊपर अलग एक्शन लेना है, और जो कभी कभी लेट आता है उसके लिए एक्शन अलग लेना है। तो पर्सनल स्किल मैनेजर भी यूज करता है एज वेल एज आर्टिस्ट भी यूज करता है। तो इस पॉइंट पे व्हाट पीपल थिंक, वोट क्या देना चाहते हैं? मैनेजमेंट में पर्सनल स्किल का एप्लीकेशन है या नहीं है? है। तो पहला पॉइंट लिख लीजिए, एप्लीकेशन ऑफ पर्सनल स्किल, और उसके नीचे लिखिए यस मैनेजर परफॉर्म्स इट। तो 1/3 प्रूव हो गया कि मैनेजमेंट भी पर्सनल स्किल के एप्लीकेशन से ही बेटर हो सकता है। क्या आपकी क्लास में टीचर हर स्टूडेंट के साथ एक जैसा बिहेवियर रखता है? एब्सोल्युटली नॉट। जो पढ़ने लिखने में बिल्कुल बोगस टाइप का है, स्कूल आने से कोई मतलब ही नहीं, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ज्वाइन कर लिया है, स्टेशनरी नहीं लेके आना है, कभी पढ़ाई लिखाई में ध्यान ही नहीं देना, सिर्फ खेल कूद में ध्यान है, तो टीचर और उसमें एकदम यूएस और अलकायदा का रिश्ता बन जाता है। समझ में आया कि नहीं? और जो डेली रेगुलर टू स्कूल है, बढ़िया कॉपी वगैरह मेंटेन कर रहा है, टीचर से डाउट वाउट पूछता रहता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका और टीचर का रिश्ता कैसा है? राधा और कृष्ण जैसा, मेड फॉर ईच अदर। खोपड़े में बात गई। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपका टीचर का रिश्ता कृष्ण राधा वाला हो या अमेरिका और अलकायदा वाला हो। बातें समझ में आई कि नहीं? तो मैनेजमेंट पर्सनल स्किल के बेसिस पे डिपेंड करता है, यस और नो। चलिए आगे चलते हैं। प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। सोनू निगम जी जितनी बार ज्यादा बढ़िया गाएंगे वो तब गाएंगे जब वो गाएंगे, तो जितना ज्यादा गाएंगे उतना निखार आएगा। A.R. रहमान जी जितना ज्यादा म्यूजिक कंपोज करेंगे, अनु मलिक जी जितना ज्यादा म्यूजिक कंपोज करेंगे, उनका म्यूजिक उतना ज्यादा अच्छा होगा। एक टीचर भी जितना ज्यादा पढ़ाएगा, उसकी स्पीकिंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, क्लास हैंडलिंग मैनेजमेंट वगैरह उतना निखर के आएगा। एक शेफ जितना ज्यादा खाना बनाएगा, उसकी जो स्किल है कुकिंग की वो उतनी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। तो अब अंबानी जी को अपनी फैक्ट्री के लिए सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए। नए आईआईटीएन को ले आए या 15-20 साल एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर को हायर करें? एक्सपीरियंस्ड को, क्योंकि वो जहां जॉब कर रहा है उसको तजुर्बा, उस चीज का एक्सपीरियंस है कि काम कैसे करना है, अपने वर्कर्स से, लेबर से काम कैसे करवाना है। क्या नया आईआईटीएन ये काम सीख पाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। तो अगर आप आईएएस का भी एग्जाम देते हैं, यूपीएससी का, क्या पहले दिन आपको सीधे सीनियर इनकम टैक्स ऑफिसर का जॉब मिलता है? नो नो नो, आपको असिस्टेंट का ही जॉब मिलेगा। चाहे लाख आपकी AIR 1 रैंक आ गई हो आईएएस में, आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट भी मान लीजिए बना दिया जाए, वैसे तो एसडीएम बनते हैं लोग, तो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मुंबई का बना दिया जाएगा सीधे? पहले छोटी जगह का बनाया जाए जहां आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले पाए कि मोहल्ले के लोकल गुंडों से कैसे निपटना है। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? आईपीएस ऑफिसर आप बन गए, क्या सबसे पहले आपको चंबल की घाटी भेज दिया जाएगा? एब्सोल्युटली नॉट। पहले आपको थोड़ा इजी एरिया में भेजा जाएगा, वहां से आप थोड़ा एक्सपीरियंस लीजिए तो आपको टफ जोन निपटाई जाएगी। नहीं समझ में आ रही बात है? समझ में आ गई? तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। तो मैं एक मैनेजर हूं, आप भी एक मैनेजर हैं, मैं 3 साल से जॉब कर रहा हूं, आप 12 साल से जॉब कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, किसने ज्यादा प्रैक्टिस किया एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने में? 12 साल वाले ने, 3 साल वाले ने? अब कहीं जॉब निकली, दोनों लोग ने अप्लाई किया, किसे प्रायोरिटी दी जाएगी एक्सपीरियंस के बेसिस पे? 12 साल वाले को, क्योंकि उसके अंदर प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ज्यादा है। तो आपके घर में दादी माँ है और घर में 4 बहुएं हैं, बड़ी माँ है, ताई जी है, आपकी मम्मी है, 2 छोटी चाची हैं। व्हाट इट क्लियर? और अब बड़े भैया के लिए रिश्ता तलाशा जा रहा है। छोटी चाची जिनकी शादी खुद अभी 3 साल पहले हुई है, उनसे पूछा जाएगा बताओ शादी में क्या कैसे करना है? नो, क्योंकि उनके पास, ये मत बोलिए अकल नहीं है,
अकल हो चाहे ना हो, हील वाली सैंडल है उनके पास, वही पड़ेगी, ऐसा नहीं बोलना है। उनके पास क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस परिवार चलाने की अभी कम है, तो फूफा जी को पकड़ा जाएगा, जो शादी में मुंह बना के ना बैठ जाए। फूफा जी सर्टिफाइड होते हैं ना, कॉपीराइट होते हैं, इनसे कुछ भी ना पूछो, खाना खा लिए, इनसे ये भी पूछना डाइजेस्ट हो गया कि नहीं हो गया, और हो गया तो कैसे डाइजेस्ट हो गया सब पूछना इनसे। तो फूफा जी एलिमेंट ऐसे ही होते होंगे, आपके घर में भी, सबके घर में ऐसे होते हैं बेसिकली। गॉट इट क्लियर? आप भी जब फूफा बनेंगे आपको भी यही हाल हो जाएगा, खड़ूस। तो प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी मैनेजर के अंदर भी है और आर्टिस्ट के अंदर भी है। यस और नो? यस और नो? समझ में आ गया? कहीं पे कोई चोर पकड़ा नहीं जा रहा है तो एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को बुलाया जाएगा, या जो अभी 6 महीने पहले ट्रेनिंग पास करके आईपीएस किया है उसको बुलाया जाएगा? एक्सपीरियंस्ड। समझ में आ गया? तो किसी भी काम को करने के लिए नॉलेज तो भाई चाहिए ही चाहिए, बट अगर एक्सपीरियंस बेटर हो जाएगा तो सोने पे सुहागा। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? पक्का? सो मैनेजमेंट सेटिस्फाई करता है क्राइटेरिया, क्योंकि जैसे जैसे मैनेजर का एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसकी क्रिएटिविटी, उसकी स्किल और ज्यादा हो जाएगी। अब रतन टाटा जी का सक्सेसर ढूंढा जा रहा है, मिल नहीं रहा, इसीलिए उन्होंने वापस से टाटास को ज्वाइन कर लिया है। सर एमबीए तो इतना लोग करते हैं, किसी को पकड़ के ले आए? अरे किसी को पकड़ के ले आए, लाखों करोड़ का ऑर्गेनाइजेशन है, कोई पान की दुकान तो है नहीं, कोई छोटी सी फैक्ट्री तो है नहीं जो मैनेज करना है। अगर एक गलत डिसीजन हो गया सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट या सो कॉल्ड एप्टीट्यूड रखने वाले कैंडिडेट में, पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन चौपट हो जाएगा। नया स्कूल खुला आपके शहर में, लेट अस से दिल्ली पब्लिक स्कूल, अभी क्लास नर्सरी केजी प्रेप और 1 to 5 है बस। आप किसी नए पर्सन को प्रिंसिपल रख सकते हैं क्या? दून स्कूल वाले किसी नए बीएड एमएड को प्रिंसिपल रख लेंगे? नो, बड़ा इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड वाइड लोग आते हैं वहां अपने बच्चों का एडमिशन कराने, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बच्चे वहां पे पढ़ते हैं, बड़े खूंखार टाइप के बच्चे वहां पे होते हैं, तो उनको झेलने के लिए, संभालने के लिए वी नीड एन experienced principal or new B.Ed M.Ed graduate would be employed. Experienced। यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर का सिलेक्शन होना है, जिसने अभी पिछले हफ्ते अपनी पीएचडी कंप्लीट किया उसको रख लेंगे? नो, जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुका है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज का, जो ऑलरेडी एज अ सीनियर प्रोफेसर, एज अ डीन, एज अ प्रॉक्टर, डिसिप्लिनरी इंचार्ज बोलते हैं यूनिवर्सिटी में, एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उनको कॉल किया जाएगा या नए नवेले कॉल कर लेंगे? उनको। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आ गया? अब ये मत सोचिएगा सर भैया के लिए रिश्ता ढूंढना है, सर किसी ऐसी को ढूंढ लेते हैं जिसका 10-12 डाइवोर्स हो चुके हैं, सर एक्सपीरियंस बहू मिलेगी, बहू अनएक्सपीरियंस चलती है, बाकी हर जगह एक्सपीरियंस चाहिए। समझ में आया? मतलब ये चीज अब घर जाके पापा मम्मी बता दें, देखिए भैया की शादी करनी है ना तो भाभी एक्सपीरियंस लेके आइएगा, 15-20 डाइवोर्स हो चुका हो, इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, आज की क्लास आखिरी क्लास होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी मेरी मैच्योर कर जाएगी। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ में आ गया? मैनेजर एक्सपीरियंस होना चाहिए, चांसलर वाइस चांसलर एक्सपीरियंस होने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर एक्सपीरियंस होने चाहिए, बहू एक्सपीरियंस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो सास को कंट्रोल करने लग जाएगी। ये बात समझ में आ गई? तो भाई मैनेजर शुड बी एक्सपीरियंस्ड, शुड हैव प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, यस और नो? नहीं समझे? समझ में आ गया? तो दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑल्सो फुलफिल्स दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट, यस और नो? लिख दीजिए सेकेंड पॉइंट, प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, और लिख लीजिए यस, इट फुलफिल्स द क्राइटेरिया टू बी एन आर्ट। और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, 25,000 करोड़ का बिजनेस है, वाइस प्रेसिडेंट ढूंढा जा रहा है, अनपढ़ चलेगा? अच्छा 10th पास, अच्छा 12th पास, अच्छा ग्रेजुएट ले ले, पोस्ट ग्रेजुएट विद आईटी 20 इयर्स एक्सपीरियंस, तो अभी तक तो नो 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 ना 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 नारे चल रहा था, अब यस हो गया, क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट 20 साल का एक्सपीरियंस ही इतने बड़े कंसर्न को मैनेज कर पाएगा। कल परसों के लड़के जो एमबीए करके आए हैं स्प्लेंडर छाप, वो इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो मैनेजर रॉयल एनफील्ड वाला चाहिए। समझ में आया कि नहीं? तो लिटरेचर ऑन डांसिंग, पब्लिक स्पीकिंग, हर चीज अवेलेबल है। एज एन आर्ट इन मैनेजमेंट ऑल्सो काफी लिटरेचर अवेलेबल है, मैनेजमेंट की बुक्स अवेलेबल हैं, ढेर सारा एमबीए का कोर्स होता है, सब कुछ पढ़ाया जाता है। तो मैनेजर भी पढ़ा लिखा होना चाहिए, शुड पोजेस सम नॉलेज, और अनपढ़ वुड वर्क, शुड पोजेस सम नॉलेज। अब आप कहेंगे सर क्या सारे बिजनेसमैन एमबीए होते हैं? बिल्कुल नहीं सर, हमारे अडानी भाई तो कुछ लोग कहते हैं ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट हैं, कुछ कहते हैं 10वीं के बाद पढ़े ही नहीं।
मैं बोल रहा हूं कि मैनेजर शुड हैव नॉलेज, मैनेजर शुड हैव नॉलेज। का लिटरेसी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कितने बच्चे आईआईटी में पढ़ते हैं, वो कुछ ऐसा इन्वेंट करते हैं जो एकदम अनोखा होता है। क्या उन्होंने आईआईटी की किताब में वो चीज पढ़ी थी? नो, सोचा 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 और अचानक से दिमाग में कोई जिन्न कूद गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग और नॉट? तो मेरे सेटअप के भी कोई देखता है, अगर भाई मोबाइल फोन है अटेंडेंस के लिए, लैपटॉप है, कनेक्टेड स्क्रीन है, डिजिटाइजर है, कैसे ये इतना मैनेज होता है? इट इज जस्ट नॉलेज, कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस से ये आया है बेसिकली। तो जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी है, ये बिल्कुल भी जरूरी। अकल और इंटेलिजेंस मेनी अ टाइम्स एक्सपीरियंस से भी आ जाती है। आप जिस परिवार में पैदा हुए पले बड़े, एक्सपीरियंस आपको बिजनेस को ऑटोमेटिकली मिल गया, क्योंकि वो बिजनेस फैमिली थी ऑलरेडी। तो आपको पता है कि भाई बिजनेस में किस तरह की बातें होती हैं, कैसे स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, कैसे लोगों से बात करना है। तो आपने परिवार में पैदा होने से लेकर 15-20 साल तक की उम्र में सीख लिया। तो आपके लिए अब एमबीए करना सिर्फ एक डिग्री चिपकाना है नाम के नीचे, एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी फैमिली बिजनेस में मिल चुका है। Got it clear? Many boys and girls in class 11-12 no cooking in India, no cooking in India, but उन्होंने कोई कुकरी कोर्स नहीं किया है, अपनी मम्मी को किचन में खाना बनाते हुए देखा, और देखते देखते तो ये नॉलेज मिल गई आपको, ये नॉलेज मिल गई। तो आर्ट के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए, एज वेल एज मैनेज करने के लिए भी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर मैंने देखा गौतम अडानी जी को 10 साल उनके साथ रह के, मैं कभी उनके साथ रहा नहीं, बट मान लीजिए कैसे वो अपने एम्प्लॉइज से बात करते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट देते हैं, कैसे किसी से गलती हो जाए तो जलील नहीं करते, मोटिवेट करते हैं। तो मैं भी समझ गया कि भाई मैं भी अपने एम्प्लॉय के साथ अगर ऐसा बिहेवियर करूंगा तो वो मेरा एम्प्लॉय कभी भी मेरा बिजनेस छोड़ के नहीं जाएगा, और हमेशा हमारा वेलविशर होगा, कभी भी सो कॉल्ड लीकेज का बोल्ट ओपन नहीं कर देगा नीचे से। समझ में आ गई बात की नहीं? तो पक्का many a times experience also is worthwhile in giving you some education और knowledge, not only कि किताबी आपको नॉलेज देती है। समझे मेरी बात? पक्का? तो तीसरा पॉइंट भी लिख लीजिए, थ्योरेटिकल नॉलेज आर्ट में भी जरूरी है एज वेल एज मैनेजमेंट में भी जरूरी है। तो पुट द थर्ड पॉइंट, एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज, एंड देन राइट यस इट इज रिक्वायर्ड बोथ इन मैनेजमेंट एज वेल एज इन आर्ट। तो लाख आप कितने अच्छे मैनेजर हो, आजकल बड़ी बड़ी कंपनीज अपने एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज को, जो पिछले 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, 55 साल उनकी अगर उम्र भी हो गई है, उनसे कहते नहीं जाइए 6 महीने 1 साल का एक रिफ्रेशर कोर्स आईआईएम में या कैम्ब्रिज में या ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आइए, कुछ आपको नया जरूर मिलेगा। लाइक कंप्यूटर प्रोफेशनल्स हमारी दुनिया में, देश में बहुत पहले से थे, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या 25 साल पहले आया? ये अभी 1-2 साल 3 साल 4 साल मैक्सिमम 5 साल की पैदावार है। तो बड़ी बड़ी कंपनीज में, विप्रो में, टीसीएस में नंदन नीलकेनी जी हो गए, हमारे सो कॉल्ड एनआर नारायण मूर्ति जी हो गए, जो उनके इमीडिएट सबऑर्डिनेट होंगे, हो सकता है उनकी उम्र 50 साल हो, बोलेंगे जाइए 6 महीने का आईआईटी मुंबई में एआई का कोर्स करके आइए, देखिए कि जग दुनिया में चल क्या रहा है। फिर अपने लैपटॉप में, अपने मोबाइल में, अपने प्रोग्राम्स में उन चीजों को इनबिल्ट करिए ताकि हमें नए कस्टमर्स मिल पाए। Got it clear? एक एडवोकेट भी है, बहुत पढ़ा लिखा है, पिछले 25 साल से क्रिमिनल लॉ में स्पेशलाइज कर रहा है, बट अगेन जब साइबर सिक्योरिटी की बात आई तो वहां पे भी तो चोरी चकारी हो रही है, वहां पे भी तो क्राइम इन्वॉल्व है, तो उनको भी लिटरेचर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, रिफ्रेशर प्रोग्राम्स उन सबको भी अटेंड करने पड़ते हैं। आर पीपल गेटिंग इट दिस? पक्का? कोविड के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, बट अब मेडिकल साइंस में जब एमबीबीएस की क्लास होती है तो कोविड के ऊपर भी एक सब्जेक्ट आ गया होगा। जो पुराने डॉक्टर्स थे उन्होंने भी इसका लिटरेचर पढ़ा, उन्होंने भी सेमिनार वर्कशॉप अटेंड किए कि इस तरह के पेशेंट को हमको ट्रीट कैसे करना है। तो आपको हर स्टेज पे कहीं ना कहीं पढ़ाई तो करनी पड़ती है, लाख आप बिजनेस करिए, जॉब करिए, यू हैव टू बी सो कॉल्ड एस्पायरिंग फॉर नॉलेज एवरी नाउ एंड देन। तो ये बात समझ में आ गई? तो 3 बातें तो प्रूव हो गई। तो अब इससे प्रूव हो गया कि भाई जो जो चीजें आर्ट में प्रेजेंट होती हैं वो मैनेजमेंट में भी होती हैं। तो भाई मैनेजमेंट आर्ट है या नहीं? इट इज एन आर्ट। तो लिख दीजिए, ऑल द अबव पॉइंट्स क्लियरली स्टेट दैट मैनेजमेंट इज एन आर्ट। देखा होगा आपने घर में मम्मी को, जिस दिन झाड़ू पोछे वाली, बर्तन वाली, कपड़े वाली नहीं आती, मम्मी खूब मनी मन उसको सो कॉल्ड बुरा भला बोलती रहती है, पता नहीं कहां गायब हो गई, देखती नहीं है, मेहमान है, एंड ऑल दैट। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी कम्स, व्हाट हैपेंड? अरे मुन्नी शीला क्या हुआ था कल? सारा गुस्सा एक तरफ। क्यों?
मम्मी को पता है अगर इसके सामने वही टोन और अटरेंस रहा तो काम छोड़ के भाग जाएगी। फिर आप सब मेरे को मैसेज करेंगे, सर आज झाड़ू पोछा बर्तन थोड़ा ज्यादा, सर आज क्लास नहीं कर पाएंगे, रिकॉर्डेड वीडियो शेयर कर दीजिएगा। गॉट इट क्लियर? आप सो के उठे चाहे ना उठे, नाश्ता मम्मी आपको दे चाहे ना दे, वो झाड़ू पोछे वाली को एक कप चाय और देसी घी का पराठा आपसे पहले मिलेगा। ऐसा नहीं कि मम्मी को ज्यादा प्यारी है, मम्मी को उनसे काम करवाना है। वो गायब हो गई तो मम्मी किट्टी पार्टी मिस हो जाएगी आज। अंडरस्टैंडिंग और नॉट? समझ में गया? पापा को ऑफिस जाने में लेट हो जाएगा, तो दैट इज व्हाट, हम उनसे डरते नहीं है, हम सिर्फ उनसे अपना काम निकालते हैं। और यही काम आपको भी अपने जीवन में याद रखना है। टीचर ने आपको डांट दिया, गुस्साना नहीं है, गुस्साना नहीं है। अभी मेरे बेटे का फोन आया, पापा मैंने सो कॉल्ड एक टॉपिक पढ़ा बट मेरी समझ में नहीं आया, उसके फिजिक्स से टीचर ने बड़ी तेजी से समझा दिया, तो व्हाट शुड आई डू? तो मैंने कहा उनको एक बार प्यार से जाके बोल देना, कंप्लेन मत कर देना जाके, क्योंकि टीचर का ईगो बहुत बड़ी चीज होती है। कहना सर जो आपने समझाया तो बहुत बढ़िया था, बट थोड़ा सा एक बार फिर से प्लीज बता देंगे क्या? टीचर कहेगा वाह बच्चे के अंदर ललक है, अल्टीमेटली तो कल वो पढ़ा नहीं पाए थे इसलिए बच्चा पूछ रहा है। लॉजिक समझ में आया? तो कहावत है ना कि भाई पत्थर के नीचे अगर हाथ दबाओ तो झटके से नहीं निकालना है, झरीट पड़ जाएगी हाथ में, हौले हौले प्यार से निकालना है। तो अगर अपना काम किसी से आपको निकलवाना है तो मैनेजर बनिए, प्यार से बात करिए, प्रेम मोहब्बत से बात करिए। ज्यादा आपको वो क्या कहते हैं शेर शाह सूरी या अकबर दी ग्रेट या अशोका दी ग्रेट ये सब बनने की जरूरत नहीं है। पीपल अंडरस्टूड? एक अच्छा बिजनेस वही होता है जो हाथ जोड़ के बिजनेस करता है, वो आईएएस ऑफिसर नहीं है। अगर ज्यादा वो टिपिर टिपिर किया तो बिजनेस पिटर पिटर खत्म हो जाएगा। तो यू हैव टू बी ऑलवेज पोलाइट, आई रिपीट, यू हैव टू बी ऑलवेज पोलाइट, तभी आप एक अच्छे मैनेजर बन पाएंगे। तो अगर अंबानी साहब अपने सीईओ से बात करते हैं तो उसको हड़काते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि इसको अगर मैं लात मार के निकालूंगा और कल दूसरा आएगा तो वो भी ऐसा ही होगा। तो इट इज बेटर कि हम इसको और ट्रेनिंग दें और मोटिवेशन दें, क्योंकि वो 100 करोड़ रुपए का बिजनेस लाके देगा तभी तो 1 करोड़ देना है। और अगर भाग गया तो उसका 1 करोड़ तो सैलरी बचा लोगे, बट 100 करोड़ जो आना है वो भी नहीं आएगा। समझ में आ गया? तो मेरे को अपने जेरोक्स वेंडर को जब ऑर्डर देना होता है इमीडिएटली, आज 1 घंटे पहले ऑर्डर दिया था, स्टडी मेटेरियल आ गया, मैंने कहा प्लीज जरा देख लीजिएगा जल्दी हो पाए। अब उसने क्या सोचा, अगर आज हो जाएगा तो पेमेंट आज मिलेगा, नहीं तो पेमेंट 2 दिन के 2 घंटे के अंदर उसने जेरोक्स प्रोवाइड कर दिया मेरे को। तो यू हैव टू बी वेरी 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 पोलाइट। समझ में आ गया? अपना मेंटल बैलेंस खोना नहीं है, चिल्लाना फालतू में हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएंगे। कभी भी गुस्सा है 2 बार हंस दो, मम्मी ने चप्पल मार दी 3 बार हंस दो। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि गुस्साएंगे तो भाई ऑक्सीटोसिन और डोपामाइन रिड्यूस कर जाएगा बॉडी में, और उससे सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। हाँ बिल्कुल, समझ में आई बात कि नहीं आई? पक्का? चलिए, तो अगली कक्षा में आपको पढ़ाएंगे कि भाई ये फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स है कि नहीं सर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है कि नहीं है। तो लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिएगा, ऊपर का अंगूठा दबा दीजिएगा तो अंगूठा छाप नहीं माने जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो कर दीजिएगा। धन्यवाद।